हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुद्गल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में हम अगले फाइलम की बात करेंगे, फाइलम सीलेंट्रेटा की। ये फाइलम सीलेंट्रेटा है, ये दूसरा फाइलम है एनिमल किंगडम का। इसके अंदर बेसिकली क्या आता है, आपके जो सीलेंट्रेटा के अंदर ऐसे एनिमल्स आते हैं जो कि हैबिटेट के हिसाब से यदि देखें तो वो मोराइन है, यानी कि समुद्री हैं, और साथ ही साथ इनमें एक ऐसी कोशिका पाई जाती है, विशेष प्रकार की कोशिका, जो कि इनको एक अलग पहचान दिलाती है। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सिंपल एक इंट्रोडक्शन था। हम यहाँ पर हाइड्रा का एग्जाम्पल लेकर पूरे कंप्लीट समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो फाइलम सीलेंट्रेटा है, इसका एक और नाम है जिसे कि हम बोलते हैं नाइडेरिया। तो फाइलम सीलेंट्रेटा का एक और नाम क्या हो गया, फाइलम नाइडेरिया भी इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीलेंट्रेटा या फिर नाइडेरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनके हैबिटेट की बात करते हैं। तो इनका हैबिटेट मोस्टली कैसे होते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। और एक्वेटिक में भी कैसे होंगे, ज़्यादातर कैसे होंगे, ये मराइन होंगे, और साथ ही साथ कैसे होंगे, एक जगह पर स्थिर रहने वाले एनिमल हैं, ठीक है। एक जगह पर चिपक के रहने वाले एनिमल हैं। कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कि फ्री लिविंग रहते हैं, और कुछ ज़्यादातर इनमें कैसे हैं जो कि स्थिर रहते हैं एक ही जगह पर समुद्र के अंदर, ठीक है। अगली हम इनकी बात करते हैं हैबिटेट के बाद। यदि हम इनकी बात करते हैं, इनकी जो स्पीसीज़ है वो कैसे लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। जो किंगडम फोरिफेरा हमने वहाँ पर पढ़ा था, वहाँ पर इनका कैसा था, सेल्यूलर लेवल का जो उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था वो था। लेकिन यहाँ पर कैसे हो गई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कैसी हो गई, टिश्यू लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है। इसके बाद हम इनकी बात करते हैं माउथ की। तो माउथ इनका कैसा होगा, यहाँ पर देखिए डायग्राम हम इसकी बात करते हैं। ये जो हाइड्रा की हम बात करते हैं, यहाँ पर जो टेंटिकल्स हमें दिखाई देते हैं थिन, ठीक है, ऐसे कुछ मुख के आसपास पतले पतले हमें टेंटिकल दिखाई देंगे। ये इसका माउथ है, ठीक है। यहाँ पर इसका माउथ जो है वो ओपन हो रहा है, और ये पूरी जो कैविटी हमें खाली कैविटी दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अब हम अगले की बात करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ नेमेटोसिस्ट या फिर स्टिंगिंग सेल इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। अब हम बात करते हैं कि इनको नाइडेरिया क्यों कहा गया। तो इन यहाँ पर एक कोशिका पाई जाती हैं विशेष प्रकार की, जिन्हें बोलते हैं नीडोसाइट्स कोशिका, या फिर नेमेटोसिस्ट कोशिका, या फिर स्टिंगिंग सेल। स्टिंगिंग सेल यानी कि जो दगती हैं कोशिका, दागने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, यानी कि ये कोशिका गोली की तरह दगती हैं। जैसे गोली को दागा जाता है, गोली को चलाया जाता है तो बहुत तेज़ी स्पीड से जाती है, कुछ ऐसी ही कोशिकाएं इनके पास होती हैं। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम इनके सिर्फ इतना जान लेते हैं कि ये कोशिकाएं इनका विशेष एक फीचर है, ठीक है। अगले हम बात करते हैं तो ये कैसे एनिमल है, ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, यानी कि ये द्विसंमित प्राणी है। यानी कि यहाँ पर जो इनकी जर्म लेयर होंगी वो कैसी होंगी, दो जर्म लेयर होंगी। एक जो बाहर की तरफ एक लेयर जो कि बाहर की तरफ पाई जाएगी उसे बोलेंगे एक्टोडर्म, और एक लेयर जो अंदर की तरफ पाई जाएगी उसे बोलेंगे एंडोडर्म, ठीक है। बाहरी लेयर एक्टोडर्म होगी और अंदर की लेयर एंडोडर्म होगी। दो लेयर पाई जा रही हैं इनके पास कोशिकाएं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल से हो जाते हैं। आगे अगले कैरेक्टर की बात करते हैं। तो सम ऑफ निडेरियंस एग्जाम्पल कोरल हैव अ स्केलेटन ऑफ कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कुछ निडेरियन ऐसे हैं जिनका जो स्केलेटन है वो किसका बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे हम, उनको अलग नाम दिया गया है कोरल्स, ठीक है। आगे हम बात करेंगे जब एग्जाम्पल देखेंगे इसके। यहाँ पर देखिए हमें समझना है कि नीडोब्लास्ट जो कोशिकाएं होती हैं, या फिर नेमेटोसिस्ट जिन्हें बोला जाता है, फिर स्टिंगिंग सेल, किस प्रकार की वो कोशिकाएं। तो यहाँ पर जो ए डायग्राम दिया गया है, ये कोशिकाएं आपकी कैसी हैं, नेमेटोसिस्ट कोशिकाएं। एक कोशिका की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पहले हम इसका वो समझ लेते हैं कि ये कहाँ पर पाई जाती हैं। ये मान के चलिए हाइड्रा है, हाइड्रा के ये टेंटिकल्स हैं, और टेंटिकल्स के ऊपर कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये पूरा टेंटिकल का एक एलएस मान लीजिए। यहाँ पर जो ब्लू कलर की कोशिकाएं हमें दिखाई दे रही हैं, ये कोशिकाएं कौन सी हैं, नेमेटोसिस्ट कोशिकाएं हैं। अब हम नेमेटोसिस्ट कोशिका का एक बार बारीकी से अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये जो नुकीला पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है, इसे बोला जाता है नीडोसिल या फिर ट्रिगर। ये क्या काम करता है, ये काम करता है, ये यहाँ से सेंसेशन लेता है, यानी कि इससे जब कोई चीज़ टच होगी तो ये ट्रिगर का काम करेगा। जैसे कि बंदूक होती है, जो पिस्तौल होती है, उसमें ट्रिगर का काम होता है ना, जब ट्रिगर को दबाते हैं तो गोली लगती है आगे। सेम कुछ यहाँ पर होगा, जब इससे कोई चीज़ टच करेगी तो यहाँ पर जो लिड पाया जाता है, जिसे बोलते हैं ओपरकुलम, जिसे क्या बोला जाता है, ओपरक्यूलम। तो ओपरक्यूलम जैसा एक ढक्कन होता है, और ये जो पूरी कोशिकाएं हैं ये इस ढक्कन के अंदर इस तरह से कुछ पैक्ड रहती है, ठीक है। ये जो धागा सा हमें लंबा धागा दिखाई दे रहा है, ये कॉइल्ड थ्रेड ट्यूब है, ठीक है। ये इससे ढका हुआ रहता है ओपरकुलम से। जैसे ही ट्रिगर पर आकर कोई चीज़ टच करती है, सेंसेशन होती है, ट्रिगर तुरंत
एक्शन लेता है और एक्शन लेने के बाद ओपर्कुलम वहाँ से हट जाता है और हटने के बाद ये जो कोशिका है ये दग जाती है और दगने के बाद इसमें कुछ इस तरह से एक्सप्लोजन होता है इसका, और एक्सप्लोजन होने के बाद यहाँ पर कोई भी शिकार होगा उसको पकड़ेगा या फिर उसकी कोई भी चीज़ जो इसको नुकसान पहुँचाने वाला होता है उससे ये अपनी सुरक्षा करता है। तो इस तरह से नीडोब्लास्ट जो कोशिका है उसकी मैकेनिज्म जो है वो काम करती है। सिंपल सी इसकी मैकेनिज्म है, टेंटिकल्स के ऊपर कोशिकाएं पाई जाएंगी। यहाँ पर मेन फंक्शन किसका है? ट्रिगर का मेन फंक्शन है। जैसे ही कोई ट्रिगर से कोई चीज़ टच करेगी तुरंत एक्शन होगा और एक्शन उसका क्या लेगा? ट्रिगर ओपर्कुलम को खोल देगा और ओपर्कुलम को खोलने के बाद जो नीडोब्लास्ट कोशिका है वो यहाँ से हट जाएगी और हटने के बाद ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था जिसे बोला जाता है लासो, आपकी एनसीईआरटी में क्या नाम दिया गया है उसे? लासो। ठीक है, क्या नाम दिया गया है उसे? लासो। तो लासो वो जो थ्रेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो वहाँ से हट जाएगा और हटने के बाद किसी भी प्रे को या फिर शिकार को वो ये जो चीज़ें हैं ये उसको पकड़ने का काम करती हैं, कैप्चर करने का कार्य करती हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि ये और क्या क्या काम करती हैं। तो एक तो शिकार को पकड़ने का काम हो गया, उसके अलावा ये अपनी रक्षा का भी काम करती हैं। इनको हिंदी में बोला जाता है दंश कोशिकाएं। नीडोब्लास्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? दंश कोशिकाएं। और ये स्थिरक का भी काम करते हैं, यानी कि ये इनसे एक जगह पर स्थानबद्ध रहते हैं ये। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं इनके रिप्रोडक्शन की तरफ। तो इन पर यहाँ पर हम देखते हैं ये जो निडेरियंस हैं या फिर सीलेंट्रेटा जो एनिमल्स होते हैं इनमें एक विशेष प्रकार का एक हम कहें जिसे हम कह सकते हैं मेटाजेनेसिस पाया जाता है या फिर हम कहें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अल्टरनेशन ये चलता रहता है। तो यहाँ पर जो फेज़ हैं वो कौन कौन से फेज़ में चेंज होगा? एक तो पॉलिप होगा, दूसरा होगा मेंड्यूसा। तो पॉलिप से मेंड्यूसा, मेंड्यूसा से पॉलिप, पॉलिप से मेंड्यूसा, मेंड्यूसा से पॉलिप, इस तरह से इनका अल्टरनेशन चलता रहता है जनरेशन का। तो एसेक्सुअल जो फेज़ होगा उसे बोला जाएगा पॉलिप और जो सेक्सुअल फेज है उसे बोला जाएगा मेंड्यूसा। यानी कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल फेज में आपस में क्या चलता रहता है? यहाँ पर अल्टरनेशन चलता रहता है जनरेशन का। यहाँ जो हमें डायग्राम दिखाई दे रहा है ये पॉलिप का है और ये जो डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है ये मेंड्यूसा का है। यानी कि जो पॉलिप होगा वो एसेक्सुअल फेज होगा और जो मेंड्यूसा होगा वो सेक्सुअल फेज होगा, यानी कि लैंगिक अवस्था होगी यहाँ पर। तो जब वो पॉलिप फेज में होगा तो पॉलिप फेज में हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर देखिए माउथ या फिर एनस ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलेगा, टेंटिकल्स हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ हमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हमें देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही मेंड्यूसा में वो चेंज हो जाएगा, जब उसका सेक्सुअल फेज आएगा तो जैसे ही वो मेंड्यूसा में चेंज होगा तो सारी चीज़ें उल्टी हो जाएंगी। उल्टी होने के बाद ये एक अम्ब्रेला लाइक शेप बन जाएगी। ठीक है, अम्ब्रेला लाइक ये शेप हमें दिखाई दे रही है, अम्ब्रेला लाइक ये शेप बन जाएगी और टेंटिकल्स नीचे की तरफ आ जाएंगे, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी लंबी होकर ऐसे फैल जाएगी और इसका जो माउथ है या फिर जो एनस है वो नीचे की तरफ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस लाइन में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि निडेरियंस एक्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म कॉल्ड पॉलिप एंड मेंड्यूसा। द फॉर्मर इज अ सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एंड एडम्सिया। तो हाइड्रा का जो हमें दिखाई देता है तो ये हाइड्रा जो है वो पॉलिप फेज है, यानी कि उसका एसेक्सुअल फेज है। और द लेटर इज अम्ब्रेला शेप, जो उसका अम्ब्रेला शेप होता है या फिर जो फ्री स्विमिंग रहता है जैसे कि ऑरेलिया या फिर जेलीफिश। जेलीफिश हमने देखी तो बिल्कुल अम्ब्रेला लाइक वो हमें दिखाई देती है। तो वो कौन सा फेज है? वो सेक्सुअल फेज है या फिर वो मेंड्यूसा वाला फेज है। तो ये चीज़ यहाँ पर समझने लायक है हमारी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने देखा दे हैव कैविटी इन देयर बॉडी, यानी कि यहाँ पर एक गुहिका पाई जाएगी या फिर गुहा पाई जाएगी जिसे कहते हैं अपन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। क्यों कहते हैं इसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी? क्योंकि यहाँ पर देखिए ना तो इसके पास वेस्कुलर सिस्टम है, ना ही इसके पास डाइजेशन सिस्टम है अपना कंप्लीट। तो ये सारी चीज़ें जो करता है उस कैविटी के थ्रू ही करता है। देखिए हम एग्जाम्पल में यहाँ पर समझते हैं कि मान के चलिए इसने टेंटिकल से किसी भी शिकार को पकड़ा और शिकार को पकड़ने के बाद वो माउथ के इसके अंदर डालेगा। अब शुरू तो यहाँ से माउथ से हो गई इसकी एलिमेंट्री कैनाल, लेकिन ख़त्म एनस पर नहीं हुई। तो वो सारी चीज़ें यहीं पर घूमने के बाद वापस से एनस की या फिर माउथ के थ्रू ही बाहर निकल जाएंगी। तो क्या होगा? एक कैविटी ही बन जाएगी बीच में, जिससे कि ये सारी चीज़ें परफॉर्म करेगा। डाइजेशन भी इसी से कर रहा है, ये वेस्कुलर सिस्टम भी इसका इसी से होता है, रेस्पिरेशन भी इसी से कर रहा है। तो सारी चीज़ें यहीं से वो कर रहा है। तो यही इसकी मेन फंक्शन होता है, इसीलिए इसे बोला जाता है केंद्रीय जठर संवहनी गुहा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, अगला हम बात करते हैं इसकी सिमेट्री की। तो ये रेडियली सिमेट्री इनके अंदर पाई जाती है। अगला हम डाइजेशन की बात करते हैं। तो डाइजेशन का कैसा होगा? इंट्रासेल्युलर होगा और एक्स्ट्रा सेल्युलर होगा। यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल इसकी एब्सेंट है। डाइजेशन कैसा पाया जाएगा? इंट्रासेल्युलर, यानी कि कोशिका के अंदर भी पाया जाएगा और कोशिका के बाहर भी डाइजेशन ये कर सकता है। अगली हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बिल्कुल एब्सेंट होता है। जब ये सारी चीज़ें एब्सेंट हैं तभी भगवान ने इसको क्या दिया है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी दी है कि इसका कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए।
अगला हम बात करते हैं एक्सक्रीट एंड रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके पास नहीं है, ना ही कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके पास है। हमें देखिए इन सारी चीज़ों को याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे हमें इन चीज़ों को लर्न करना है। कि सबसे पहले किसी भी जो एनिमल आए थे वो सबसे पहले वाटर में आए थे, ठीक है। तो पॉरीफेरा जब हमने पढ़ा था तो उनके पास भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ा तो इन्होंने क्या देखा कि पॉरीफेरा एक जगह पर स्थिर रहते हैं, ठीक है। फिर वो कुछ चल फिर नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही उनके पास कोई ऐसा हम कहें सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह, नर्वस सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं था उनके पास भी। जब थोड़ा सा इनका विकास हुआ, एवोल्यूशन थोड़ा सा हुआ, तो सीलेंट्रेटा आए। सीलेंट्रेटा के पास क्या है कि सीलेंट्रेटा को क्या किया भगवान ने, थोड़ा सा फेज दिया, एक फेज दिया जिसे हम क्या बोलते हैं, मेड्यूसा। तो मेड्यूसा फेज में क्या कर सकते हैं कि ये चल फिर सकते हैं, ठीक है। सेक्सुअल फेज में ये क्या कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। तो ये एक फीचर यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही जब आगे हम बढ़ते चलेंगे तो फीचर्स आपस में जुड़ते हुए चलेंगे, और जब हम कॉर्डेटा के अंदर मेमल्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारे फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी सीधे धीरे धीरे क्या करती है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से रेस्पिरेशन हो रहा है और सिंपल तरीके से ही एक्सक्रीशन हो रहा है, जिसे कहते हैं डिफ्यूजन। विसरण के द्वारा यहाँ पर दोनों चीज़ें परफॉर्म होती हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, यानी कि इनका रिप्रोडक्शन कैसा होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये करेंगे और साथ ही साथ इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, लेकिन वो किन में होगा, फ्यू सीलेंट्रेट्स में होगा। कुछ ही सीलेंट्रेट्स ऐसे होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म क्या है, वो किसके थ्रू, बडिंग के थ्रू, वो जो कहते हैं कि बडिंग के थ्रू वो रिप्रोडक्शन वो कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, फाइसेरिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, पुर्तगोज मैन ऑफ वार, यानी पुर्तगाली युद्ध मानव। अगला है पेनिटुला सी पेन, यानी कि समुद्री पेन। गॉर्गोनिया सी फेन, यानी समुद्री पंखा। और अगला है मैंड्रीमा, या फिर जैसे बोलते हैं ब्रेन कोरल। हम इनकी एक बार पिक्चर देख लेते हैं जिससे कि हमारी दिमाग में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये जो पिक्चर हमें दिखाई दे रही है ये है जेलीफिश की, ठीक है। जेलीफिश किसके अंदर है, ये देखिए मेडुला जब मैंने आपको मेडुसा जब मैंने आपको बताया था तो वहाँ पर अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर बताई थी। ये बिल्कुल अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रही है। अगला एग्जाम्पल है पेनिटुला सी पेन, बिल्कुल पेन जैसी स्ट्रक्चर है। ये इसकी निब है, ये इसका ऊपर से पेन वाला पोर्शन है। अगले हम बात करते हैं फाइशेलिया की। तो फाइशेलिया जिसे कहते हैं पुर्तगोस मैन ऑफ वार, यानी कि पुर्तगाली युद्धीय मानव, ठीक है। अगला हम बात करते हैं गॉर्गोनिया के सी फैन, बिल्कुल पंखे जैसी हमें स्ट्रक्चर की दिखाई दे रही है, जैसा कि हैंडमेड जो फैंस होते हैं ऐसी हमें इसकी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ये इसका हैंडल है, ठीक है। और ये हमें क्या दिखाई दे रही है, बिल्कुल फैन जैसी स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है। अगला है मैंड्रीना, जिसे क्या बोलते हैं, ब्रेन कोरल। इसकी शेप कैसी दिखाई दे रही है हमें, ब्रेन में जैसे हमारी सलबटें जो हमें दिखाई देती हैं, सेम ऐसी सलबटें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन ये कैसा है, ये कोरल है। कोरल क्या बताया था मैंने आपको कि परत किसकी होगी, उसके स्केलेटन किसके बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का उसका स्केलेटन मिलकर बना होगा। तो ये जो स्केलेटन है ये किससे मिलकर बना है, कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल इनका बना हुआ है। तो इस तरह से हमने आज फाइलम सीलेंट्रेटा को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट है फाइलम सीलेंट्रेटा से लेके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।